All right. So today we'll talk about methods of secondary research. और secondary research आपको पता ही है कि you do not collect the data on your own. The data is already available and you just find the source to collect that information or the data. जनरली वो डेटा भी नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि अगर वो किसी ने कलेक्ट किया डेटा तो ऑफ कोर्स उसने उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा. दैट इज व्हाट वी कॉल इंफॉर्मेशन. तो आप वो कलेक्ट करते हैं, बट यू हैव टू फाइंड द सोर्स. एंड सो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सेकेंडरी रिसर्च. फर्स्ट इज सेल्स डिपार्टमेंट. सॉरी, फर्स्ट इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि when you obtain information or data from the sources within the business. तो sales department जिस तरह से है, that is found within the business. It is part of the business. तो आप sales department से data इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि in the month of July what number of units were sold. ठीक है, जैसे कि अगर आपका कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप ये देखना चाहते हैं कि जुलाई में पिछले साल कितनी गाड़ियां बिकी थी, सो दैट यू विल बी able to produce the desired level of cars in this month of July as well. या उससे आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि डिमांड इससे बढ़ गई है या कम हो गई है. अगर डिमांड बढ़ गई है तो ऑफ कोर्स जितना आपने प्रीवियस मंथ ऑफ जुलाई में प्रोड्यूस किया था इन टर्म्स ऑफ कार्स, इस साल आप उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स. और अगर डिमांड कम हो गई है तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं. फिर ये भी देख सकते हैं सेल्स, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के पास ये फिगर्स होती हैं कि हमने कितनी गाड़ियां बेची हैं, आपको पता ही अच्छे तरीके से. और ये कंपनी का अपना डिपार्टमेंट होता है. फिर दूसरा, किस किस्म की कार्स बिकी, जैसे कि आपके पास जो है वो स्मॉल कार्स भी हैं, आपके पास एसयूवीज भी हैं, आपके पास सेडान भी है. सेडान समझती हो आप? यस सर. क्या होती है? सर बस नाम सुना है गाड़ी का. अच्छा चलो देखी कोई नहीं बात. कभी. अच्छा ओके, तो मैं आपको बताता हूँ. सेडान जो है ना वो एक्चुअली किसी गाड़ी का कोई ब्रांड नहीं है. सेडान का मतलब आसान लफ्जों में होता है द कार विद ए ट्रंक. यानी कि डिक्की वाली गाड़ी जो होती है उसको सेडान बोलते हैं. दैट्स इट. समझ आ गई? यस सर. और एसयूवीज जो होती हैं नॉर्मली उनकी उस तरह से ट्रंक नहीं होती है, वो आपको पता है अच्छे तरीके से. तो उसमें वैसे तो फॉर्चूनर या प्राडो आती हैं, लेकिन उसमें अब बाकी भी गाड़ियां मिड साइज आप एसयूवीज बोल सकते हैं जिनको, जिसमें स्पोर्टेज और 200 और दूसरी गाड़ियां हमें नजर आती हैं जिनकी डिक्की नहीं होती. और उनके दो ही कंपार्टमेंट्स होते हैं. सेडान के कंपार्टमेंट्स तीन होती हैं. एक इंजन बे जहां इंजन होता है, एक कस्टमर एरिया, सॉरी पैसेंजर एरिया, और तीसरा जो है वो ट्रंक या लगेज एरिया जिसे आप बोल सकते हैं. सेडान में ये होता है, जबकि एसयूवीज में ये नहीं होता. और उसके अलावा जो है स्मॉल गाड़ियां भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं हैचबैक. मैंने कहा आपको पता होना चाहिए ना. हैचबैक छोटी गाड़ियां जो इनकी डिक्की होती ही नहीं है, लेकिन उसमें बैठते सिर्फ 4-5 लोग ही हैं, तो उसे हैचबैक बोलते हैं. जैसे कि कल्टस हो गई, जैसे कि पिकांटो हो गई, तो ऑल्टो भी आप कह लें, स्विफ्ट हो गई, ये हैचबैक है. और सेडान में फिर होंडा सिविक है, टोयोटा करोला है, आपकी इलेंट्रा है आपकी, और जितनी इस तरह की गाड़ियां नजर आती हैं वो आ जाती हैं इसमें. और एसयूवीज में फिर आपको पता ही है आगे बहुत ज्यादा गाड़ियां आगे. तो ये वो अब आपने ये देखना है सेल्स डिपार्टमेंट के पिछले महीने कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं, कि मतलब आपने कहा जी एसयूवीज ज्यादा बिकी हैं, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छा फिर हमें आगे एसयूवीज की प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज सेल्स इज इंक्रीजिंग. तो इस तरह से आपको, तो ये अब रिसर्च, ये डेटा तो पहले इकट्ठा हुआ हुआ है, आपके सेल्स डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, तो आपको इकट्ठा करना नहीं है. आपको सिर्फ वो डेटा चाहिए ताकि आप उसको यूज कर सकें फॉर मेकिंग फ्यूचर डिसीजन. अच्छा, इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. क्या? कि जैसे आप पिछले साल या पिछले 6 महीनों में कितना आपने अमाउंट स्पेंड की है मार्केटिंग पे या सेल्स पे, तो वो देख सकते हैं. और इस दफा जो है वो कितनी स्पेंड करनी है. अगेन इट डिपेंड्स कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है. तो आप प्रीवियस एक्सपेंसेस को देखते हुए या प्रीवियस अमाउंट दैट वाज स्पेंड उसको देखते हुए
आगे का प्लान कर सकते हैं कि हमें कितनी अमाउंट चाहिए होगी, क्या हमें डू वी रिक्वायर अ लोन और वी कैन मैनेज इट विद आवर ओन इंटरनल सोर्सेज। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको ये पता चल जाता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ये डेटा इकट्ठा पहले से करके रखा होता है, बिकॉज दैट इज देयर जॉब। और ये भी दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? नॉर्मली इसमें ऑफ कोर्स यू एंटरटेन कस्टमर्स, लेकिन इसमें जनरली यही होता है ना कि व्हेन यू बाय समथिंग एंड you find some problem in the product after using for some time period, तो you go to customer service area या department, और वो फिर कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें गाइड करते हैं, या अगर कोई रिपेयर वर्क है तो वो करते हैं। तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि हाउ मेनी कंप्लेंट्स केम लास्ट ईयर और इन द प्रीवियस 6 मंथ्स, और जो भी आप जिसकी भी रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो उसका फायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो आप यू कैन मेक नेसेसरी चेंजेस इन इट, क्योंकि आपके पास डेटा पहले से मौजूद है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का काम ही यही है। और कंप्लेंट्स कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं, अगर ज्यादा हुई हैं तो इट मीन दैट देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग एंड यू हैव टू इम्प्रूव दैट। और अगर कंप्लेंट्स कम हो रही हैं तो इट मीन दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन और फ्लॉज कम हो रही हैं आपके। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्यूचर डिसीजन, कि आपने अब जो प्रोडक्ट बनाना है, या जो गाड़ी बनानी है, या जो जूते बनाने हैं, या वॉच है, सेल फोन है, लैपटॉप है, वट एवर इट इज, तो आपको उसमें फिर क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सो दैट इट विल रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स और इट विल मेक द प्रोडक्ट सक्सेसफुल एंड द बिजनेस टू। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या आता है कि वो कि when you obtain information or data from the sources outside the business, मतलब कि बिजनेस को उसके लिए या तो दे हैव टू पे अ प्राइस, और दे माइट गेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू, बट वो डेटा बिजनेस के किसी डिपार्टमेंट ने इकट्ठा नहीं किया हुआ। इसका मतलब है यू हैव टू रिक्वेस्ट समवन टू गेट दैट डेटा। अच्छा, उसमें आपके पास न्यूज़पेपर आ सकता है, यू बाय न्यूज़पेपर एंड यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन, सो इट्स क्वाइट चीप इन दैट सेंस। जैसे कि मोबाइल यूजर्स आर इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान एंड इट हैज रीच्ड लेट्स से 4 मिलियन, अगर हम ये कहते हैं और ये नजर आ रहा है, तो फ्रॉम 2 मिलियन टू 4 मिलियन, तो आपने देखा कि इट इज डबल द रेट, तो डबल हो गया अब। तो इसका मतलब है वी नीड टू, अगर आप सेल फोन मैन्युफैक्चरर हैं तो यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स एज वेल फॉर द कमिंग टाइम पीरियड। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। या जो ट्रेंड है समटाइम्स वो लिखा होता है कि नाउ पीपल दे आर इनटू बाइंग स्मार्टफोन्स रादर देन सिंपल फोन्स। तो अब इससे भी आपको पता चलता है कि ट्रेंड जो स्मार्टफोन्स की तरफ है। जैसे आपको पता ही है, अभी तो आपकी कोई हाउसमेट हो या कोई वॉचमैन हो या कोई ड्राइवर हो, दे ऑलवेज हैव स्मार्टफोन्स, दे ऑल हैव स्मार्टफोन। तो ये भी आपको ट्रेंड पता चल जाता है, एंड देन यू कैन कम टू नो के व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस और किसकी ज्यादा क्वांटिटी बनानी है। इस तरह गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, वो भी आपको मिल सकती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, और उसके थ्रू भी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का काम है सर्वे करना पूरे कंट्री का और देखना कि ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में बाद खाली ये नहीं लिखा होता कि एक प्रोडक्ट बिक कितना रहा है, वो ये भी बताते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे कि हमें पता है आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस ही चल रहा है, डॉलर बहुत ऊपर जाई जा रहा है। अभी कल से डॉलर जो है वो जरा नीचे आया है, थोड़ा रिलीफ मिला है। तो आपको रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वेदर वी कैन एक्सपैंड और नॉट। अगर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो एक्सपैंड करने का फायदा नहीं है, बिकॉज पीपल वोंट बाय। वो तो खुद अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि क्राइसिस चल रहा है, तो वो बाय कैसे करेंगे, स्पेशली इफ यू डील इन लग्जरी आइटम्स। और अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट है कि बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं और दिस इज एन आइडियल टाइम फॉर द बिजनेसेस टू इन्वेस्ट, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो फिर आप जो है वो प्लान कर सकते हैं द अदर वे अराउंड, के प्रोडक्शन को बढ़ाना है या एक्सपैंड करना है, तो ये आपको फायदा हो सकता है। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। इंटरनेट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है, आप गूगल सर्च करते हैं और आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। स्पेशलिस्ट जर्नल्स ये भी होती हैं। आप स्पेशलिस्ट जर्नल्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जैसे कि कोई फैशन से रिलेटेड है, कोई कार से रिलेटेड है,
कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें फिर जनरल जो ट्रेंड्स होते हैं कस्टमर्स के, आप वो भी देख सकते हैं। और यू कैन हैव माइनर डिटेल्स अबाउट दैट मार्केट, चाहे वो कार मार्केट हो, चाहे वो सेल फोन मार्केट हो, वो फैशन से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से, टॉयलेटरी, वट एवर इट इज, तो वो आप यहाँ से अब, बट यू हैव टू बाय दैट एंड इट्स एन एक्सपेंसिव वन, अगर स्पेशली जनरल की बात करूँ। लेकिन अगर आपने एक बाय करना है तो ऑफकोर्स इतना को महंगा नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने ज्यादा कॉपीज लेनी है तो महंगा होता है ऑफकोर्स ये। फिर मार्केट रिसर्च एजेंसीज, और एक आपके पास एक ये है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन और यू फील दैट कि इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट रिपोर्ट से या इंटरनेट से या स्पेशलिस्ट जर्नल से सफिशिएंट नहीं मिल रही, तो फिर आप यू कैन रिजॉर्ट टू मार्केट रिसर्च एजेंसीज एज वेल। और वो क्या है कि आप कह लें कि दे आर प्रोफेशनल एजेंसीज एंड दे कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द मार्केट regarding everything you require. It can be related to customers, your competitors, market trends, customer buying pattern, government policies. तो जो भी पैटर्न है उस सब के डेटा को इकट्ठा करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यू कैन आफ्टर पेइंग सम अमाउंट टू देम, यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एज वेल। तो अगेन ये सारी जो सोर्सेज नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल और आपको वो मिल सकती है। लेकिन सब में एक जो फ्लॉ नजर आता है वो ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से इकट्ठी की गई हैं, वो आपके बिहाफ पे इकट्ठी कर नहीं रहे, वो इकट्ठी पहले से हुई हुई है। तो इसका मतलब है चांसेस आर देयर दैट द डेटा माइट बी आउटडेटेड। अब आउटडेटेड क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स वेयर ट्रेंड्स चेंज वेरी क्विकली। इफ आई टॉक अबाउट क्लोथ्स, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेंडी शूज, तो उसमें बहुत, इफ आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो उसमें तेजी से ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ी सी भी पुरानी, इवन 2 years ओल्ड अगर रिसर्च भी या डेटा इकट्ठा करते हैं, तो दैट माइट नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस टू फॉर्म फर्दर स्ट्रेटेजीज और टू टेक ए डिसीजन। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर आ सकता है। और ये पेपर में आ भी सकता है ना, कि अगर पेपर में कोई ऐसी चीज है जो कि जिसमें ट्रेंड तेजी से चेंज होता है, तो आप एक ड्रॉबैक लिख सकते हैं सेकेंडरी रिसर्च का, कि इसमें आउटडेटेड इंफॉर्मेशन चूंकि जल्दी हो जाती है तो वो शायद यूजफुल ना हो। लेकिन फॉर अदर प्रोडक्ट्स बेशक इंफॉर्मेशन पुरानी भी हो, बट इट कैन स्टिल गिव यू सम आइडिया, और आप उसमें कंपेयर कर सकती हैं ना सेकेंडरी रिसर्च। क्यों? आपने गूगल किया, आपको 3-4 रिसर्च डेटा मिल गया, तो अब आप उनको कंपेयर कर सकते हैं टू सी द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, वेदर इट इज ट्रस्ट वर्दी और नॉट। तो आपने देखा सबसे एक ही डेटा आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाहौर में कितने परसेंट फीमेल्स हैं और कितनी कितने परसेंट मेल मेंबर्स हैं, तो वो आपने एक जगह से देखा तो वहां आ गया 52 फीमेल 48 मेल्स। अब आप सोच रहे हो कि रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज तो रिलायबल है। फिर आपने एक और जगह से चेक किया, एक और जगह से, एक और जगह से, गूगल पे तो आपको पता है डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। और तो उसमें आप सब में देखा तो यही फिगर आई, जिसका मतलब है कि आप यू कैन रिलाई ऑन दैट, कि हाँ जी। तो ये एक फायदा जरूर है सेकेंडरी रिसर्च में, कि आप यू कैन कलेक्ट वैरायटी ऑफ डेटा एंड देन यू कैन कंपेयर देम टू सी वेदर इट इज रिलायबल और नॉट। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और अगर वो ओल्ड भी है तो स्टिल इट कैन गिव यू सम आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स वायबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वेदर इट विल बी अ सक्सेस और नॉट। और फिर फर्दर आप यू कैन रिजॉर्ट टू प्राइमरी रिसर्च एज वेल अलॉन्ग विद सेकेंडरी रिसर्च। अच्छा, एक बात और, कुछ ऐसा भी डेटा है जो कि अवेलेबल ही नहीं होता प्राइमरी रिसर्च के केस में। वैसे आपको एडवांटेज बता रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च जो है वो अप टू डेट होती है, हमें पता है, और फ्रेश होती है। प्राइमरी रिसर्च जो है वो फोकस्ड होती है, मतलब जिस पर्पज के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, प्राइमरी रिसर्च उसी से मुतल्लिक आपको डेटा इकट्ठा करके देगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च अबाउट मेडिकेटेड सोप, ठीक है? तो अब आपने प्राइमरी रिसर्च करनी है, तो ऑल योर क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू मेडिकेटेड सोप, सिंपल इज दैट। अच्छा, लेकिन अगर सेकेंडरी रिसर्च है तो आपने कोई रिसर्च इकट्ठी की है या डेटा आपको मिला है फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, तो वो आपको डेटा मिल गया सोप से रिलेटेड। अब उसमें ब्यूटी सोप भी आ रहे हैं, उसमें मेडिकेटेड सोप भी आ रहे हैं, तो वो आप, इट्स अ मिक्सचर। तो अब उसमें आपका जो पर्पस है रिसर्च का, वो पर्पस मीट नहीं हो रहा, क्योंकि जो रिसर्च पहले से की गई है वो मेडिकेटेड सोप के बारे में आपको मिली नहीं, या आपको दूसरे, क्योंकि जो बाकी जिन्होंने कंडक्ट की है रिसर्च, उन्होंने मेडिकेटेड सोप सोच के थोड़ी की होगी, उन्होंने अपने हिसाब से की होगी कि अगर वो ब्यूटी सोप है तो ब्यूटी सोप के हिसाब से की होगी, या अगर वो सोप फ्रेग्रेंस देता है तो फ्रेग्रेंस वाला जो सोप है उसके हिसाब से की होगी।
तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो जरूर आ सकता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन ना मिले विच इज क्वाइट रेलेवेंट टू योर पर्पस। तो लेकिन सेकेंडरी सर्च इज एक्सट्रीमली यूजफुल क्योंकि देर इज सम काइंड ऑफ डेटा विच कांट बी ऑब्टेन थ्रू प्राइमरी सर्च। जैसे अगर आपने, यही मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पॉपुलेशन कितनी है और जेंडर मेल और फीमेल की क्या प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, तो ये प्राइमरी सर्च से पता नहीं चलने वाली। वो तो पॉपुलेशन सेंसस करना पड़ जाएगा आपको, वो तो इतने पैसे और इतना टाइम लगेगा, कोई कंपनी नहीं करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। ये कौन करता है बताओ? नहीं पता? नो सर। वो गवर्नमेंट करती है ना पॉपुलेशन सेंसस, आबादी का अंदाजा लगाना है। पॉपुलेशन सेंसस का तो पता है ना, जिसको उर्दू में बोलते यस। हैं मर्दमशुमारी, अफराद गिनना के कितने मुल्क में रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, ह्यूज स्केल होता है इसका, तो वो गवर्नमेंट ही करती है और फिर उससे अंदाजा लगाते हैं कि कितनी आबादी कहाँ पर है और कितनी नहीं। तो इस तरह से देखा जाता है। अच्छा, तो अब जैसे हम कहते हैं कि अगर 22 करोड़ हमारी आबादी है ना, तो 12 करोड़ लाहौर की आबादी है। क्या कहते हैं, नहीं तो पंजाब में अगर हम ले लें बात, मतलब अगर हम 22 करोड़ बोलते हैं या 23 करोड़ कह रहे हैं आबादी, तो इसका मतलब ये हमें डेटा गवर्नमेंट से मिल रहा है। गवर्नमेंट पॉपुलेशन सेंसस जो है ना करती है और उससे हमें डेटा मिलता है। तो ये डेटा तो आपको प्राइमरी से मिलना ही नहीं है। इसी तरह से अगर आपने ये देखना है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो वो भी आपको पता नहीं चल सकता प्राइमरी रिसर्च से, बहुत महंगा पड़ेगा। वो गवर्नमेंट से आपको डेटा मिलने वाला है। इन्फ्लेशन कितनी हुई हुई है वो भी गवर्नमेंट से पता चलेगी आपको। पॉवर्टी, कितने लोग लाइन ऑफ पॉवर्टी से बिलो हैं, वो आपको गवर्नमेंट से तो पता चलेगी। तो काफी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको सेकेंडरी से ही लेनी पड़ेगी, वो आपको प्राइमरी से मिलने वाली नहीं है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितनी है मुल्क की, वो भी गवर्नमेंट ही बताती है। गवर्नमेंट ही डेटा कलेक्ट करती है, प्राइवेट नहीं करता ये, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट रखती है, कितना चीजें बाहर जा रही है और कितनी आ रही है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई बात की। अब हम अगर कंपैरिजन कर लें इन दोनों का, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च का, विच इज बेटर, तो उसमें हमारे पास प्राइमरी रिसर्च इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये आपको समझ आती है, मेरा ख्याल है इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक्सपेंसिव को कॉस्ट के साथ जोड़ दोगे और प्रॉफिट के साथ भी बाद में, और टाइम कंज्यूमिंग में वही कि आप डिले हो जाएगा। तो डिले से क्या होगा, कल हमने इस पे बात की थी कि कंपेटिटर जो है शायद वो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अच्छा, फिर सेकेंडरी रिसर्च इज रिलेटिवली चीपर एंड क्विकली अवेलेबल। तो ये यहाँ पर सेकेंडरी रिसर्च ज्यादा बेहतर हो गई क्योंकि वो जल्दी कलेक्ट की जाती है, क्योंकि वो पहले से ही अवेलेबल होता है डेटा, और सस्ती भी होती है। फिर प्राइमरी रिसर्च इज अप टू डेट, रिलायबल एंड रेलेवेंट। तो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, इसका मतलब क्या है। रिलायबल मतलब एक्यूरेट, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तो वो आपको प्राइमरी रिसर्च तो खैर नहीं बताती, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो एग्जैक्टली 22 करोड़ ही होगी। अब सेकेंडरी रिसर्च में हो सकता है वो 22 करोड़ ना हो, 23 करोड़ हो या 21 करोड़ हो, सही से नहीं की गई। तो प्राइमरी रिसर्च में आपको पता है कि आपने खुद इकट्ठी की है, तो ये एक्यूरेट है और रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब कि वो आप जिस पर्पज के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मेडिकेटेड सोप की एग्जांपल दी है, उससे रेलेवेंट है, उसके पर्पस को मीट करती है। क्या आपने ये देखना है कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं मेडिकेटेड सोप के। तो अगर आप सेकेंडरी रिसर्च से कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको ब्यूटी सोप के बारे में ही पता चल रहा है और दूसरे सोप हैं, तो उससे आपको नहीं पता चलेगा कि कितने कस्टमर मेडिकेटेड सोप के हैं। यहाँ पर आप तो सवाल ही मेडिकेटेड सोप से रिलेटेड करेंगे, तो आपके लिए यहाँ आसानी है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर सेकेंडरी रिसर्च माइट बी आउट ऑफ डेट, अनरिलायबल एंड इररेलेवेंट। ये भी दो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। आउट ऑफ डेट तो आपको पता है, अच्छे से बता दिया है। और स्पेसिफिकली आउट ऑफ डेट का उन वहां इंपॉर्टेंट है जहां पर ट्रेंड्स चेंज वेरी क्विकली। स्पेसिफिकली अनरिलायबल और इररेलेवेंट। अब अनरिलायबल वही कि इनएक्यूरेट, वही कि सेकेंडरी रिसर्च जो है वो इनएक्यूरेट हो सकती है। यू नेवर नो हु कंडक्टेड इट एंड हाउ इट वाज कंडक्टेड, तो वो उसमें एक इनएक्यूरेसी का चांस है। और इररेलेवेंट मैंने बता दिया आपको कि वो हो सकता है आपके पर्पस को मीट ही ना करे। फर्ज किया आप गाड़ी की रिसर्च कर रहे हैं और आप उन्हें लेट से एक लग्जरियस कार बनानी है, तो आपको जो रिसर्च मिल रही है वो स्पोर्ट्स कार की है, तो ऑफ कोर्स वो रेलेवेंस नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं होगी। अच्छा, सेकेंडरी रिसर्च इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट।
यस, आपको बता दिया था। अगर कोई नया प्रोडक्ट आप बिल्कुल लॉन्च करने लगे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपने फ्लाइंग कार पे रिसर्च करनी है, तो फ्लाइंग कार पे कोई बनाई किसी ने नहीं है, तो रिसर्च किसने करनी? तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अगर आप कोई नए प्रोडक्ट बनाने लगे हैं तो। फिर some data can only be obtained through secondary research such as population size, inflation rate, unemployment rate, etc. ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसा क्यों है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर secondary research is sometimes required before conducting primary research. Yes, कि primary से पहले to get some idea आप secondary research कर लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी हो जाती है और सस्ती होती है, तो उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे आपको प्राइमरी रिसर्च करने में हेल्प मिलती है। मतलब क्वेश्चनेयर डिजाइन करने में हेल्प मिलती है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस डेवलप करने में हेल्प मिलती है, तो ये आपको फायदा दे सकती है। तो अगर कोई पूछे कौन सी अच्छी है, तो मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर भी हो सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसे हमने ऊपर बात की है कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहे हैं। अगर तो जनरल इंफॉर्मेशन है और यू वांट वैरायटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, तो फिर सेकेंडरी अच्छी है। अगर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो, और विच इज क्वाइट रेलेवेंट एंड फ्रेश अप टू डेट, तो फिर आप प्राइमरी रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, इफ यू हैव एनफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल एंड टाइम टू। जी, कोई क्वेश्चन? No, sir. नो। ऑलराइट, तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी, फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन। कि आपको जो डेटा मिला है, आपको लगता है कि ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, मतलब कि ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा आपकी पॉपुलेशन के ओपिनियन को। तो उसमें हमारे पास पहला, टू सैंपल अ स्मॉल साइज माइट नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, और आप टारगेट पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। सोर्सेज यूज्ड इन सेकेंडरी रिसर्च आर नॉट रिलायबल, ये भी बता दिया था कि कैसे इकट्ठी की, किसने की है, की भी है कि नहीं की है, नो आइडिया। फिर क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनेयर आर नॉट वेल थॉट आउट, और उसकी वजह से आपको रिस्पांस जो है वो सही नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फर्ज किया कि किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि सेल फोन से रिलेटेड, तो आपने, आपका छठा क्वेश्चन है लेट्स से कि डू यू हैव यू यूज्ड अ कार, और डू यू हैव अ कार, तो अब वो बंदा कहता है नो, तो उसके तो सारे क्वेश्चन ज़ाया हो गए। तो अब आपको प्रॉब्लम ये होगी कि वो सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बाद में वो क्वेश्चन को, वो आंसर पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, तो वो तो फिर यूजफुल ही नहीं है आपके लिए। और क्वेश्चन अगर आपने इन ऑर्डर में सही डिजाइन डेवलप नहीं किया, तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो और वेल थॉट आउट ये भी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उससे आपका पर्पस मीट होता हो, ये आपको देखना है कि क्वेश्चन आपके इस तरह से डेवलप हो कि वो सीक्वेंस वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दें। और अगर आपने रिजेक्ट करना है किसी रिस्पोंडेंट के आंसर को, तो आप आसानी से कर सकें बाय रीडिंग द फर्स्ट आंसर कि यार ये तो नो कह रहा है, इसको तो साइड पे कर दो, या नो वाले इधर आ जाएं। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन को पहले ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो वो फिर सीक्वेंस जो कि सही ना होने से वो लॉट ऑफ हैसल विल बी देयर। अच्छा, लैंग्वेज यूज्ड इन अ क्वेश्चनर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हाँ तो फिर ऑफ कोर्स वो गलत मलत आंसर ही देंगे जो कि फिल कर रहे हैं, या उनका ट्रू ओपिनियन तो रिप्रेजेंट नहीं होगा। फिर इंटरव्यू व्यूअर बायस कैन आल्सो अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, और ये मैंने आपको बताया था, जैसे इंटरव्यू में बायस आ जाती है, आपको पता है, और क्वेश्चनर में नहीं आती है, तो उससे वो कस्टमर का बंदे का ट्रू ओपिनियन पता नहीं चल रहा, तो एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क लग गया। और रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड एंड सैंपल मे नॉट हैव द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज द होल पॉपुलेशन, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप रैंडमली अगर इकट्ठा कर रहे हैं डेटा, तो और रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, तो उसमें हो सकता है सारे बंदे एक ही एज ग्रुप के आ जाएं, या सारे बंदे एक ही जेंडर के आ जाएं, या सारे बंदे एक ही इनकम लेवल के आ जाएं, तो वो तो आपके, आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में तो सारे बंदे एक ही इनकम लेवल के नहीं है, एक ही जेंडर के नहीं है, एक ही एज ग्रुप के नहीं है। तो रैंडम सैम्पलिंग में ये प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि कोटा सैम्पलिंग में नहीं आता, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं लिमिट के, इतने बच्चे, इतने बूढ़े, इतने जवान, इतने अमीर, इतने गरीब, और डिपेंडिंग वो ये देख करके टारगेट पॉपुलेशन में क्या प्रोपोर्शन चल रही है इनकी। अच्छा, फिर फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर डिजाइनिंग अ क्वेश्चन। पहला, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्यूरेट डेटा मिले, तो शॉर्ट एंड क्लियर क्वेश्चंस, ताकि समझने में आसानी हो और वो जल्दी आंसर दे सकें। जितना क्वेश्चन लंबा होगा, इट विल बिकम मोर अनक्लियर, एम्बिग्युइटी बढ़ जाएगी, और कस्टमर कंफ्यूज, वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे बट टू राइट।
अवॉइड ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये आपको बताया था, यानी कि अगर डालने भी हैं तो एक या दो डालें, अदरवाइज पीपल अवॉइड आंसरिंग सच क्वेश्चन बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ टाइम, it takes lot of time. Not more than 12 questions. वही कि लेंथी ना हो बहुत ज्यादा, वरना कस्टमर के पास इतना, कस्टमर बोल रहा हूँ बार बार, रिस्पॉन्डेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होगा. फॉर एज एंड इनकम ऑलवेज गिव रेंज. हाँ, क्योंकि सम पीपल आर शाय अबाउट टेलिंग देयर एज और इनकम, तो आप उसमें रेंज दें, जैसे कि 21 to 30 आपने दे दी रेंज एज की, इनकम की भी इसी तरह, ताकि अपने लोग जो हैं वो सही इन्फॉर्मेशन दें. अदरवाइज एज बताते हुए या इनकम बताते हुए वो गलत टिक ना कर दें, तो उससे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इनएक्यूरेट हो गई, जो भी आप कलेक्ट करोगे. डू नॉट लीड द इंटरव्यूई इनटू एन आंसर. वही, और इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, इसके लिए क्या वर्ड आता है, अभी बात की है हमने इससे, नहीं आ रहा देर में. नो सर. वो इंटरव्यूअर बायस, कि अगर बायस होगी तो आप गाइड कर रहे हैं अगर इंटरव्यू को कि ये आंसर दे दो, तो वो बायस आ गई ना, फिर इसमें उसका तो ओपिनियन नहीं आ रहा. फिर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल. वही मैंने आपको इसके बारे में बात बताई है कि वो एक सीक्वेंस में सही होना चाहिए, लॉजिकल. जिसके पास गाड़ी नहीं, जिसने कभी गाड़ी चलाई नहीं, वो क्या गाड़ी के बारे में बताएगा, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले ही होना चाहिए. अच्छा, फिर ईच क्वेश्चन मस्ट सर्व सम पर्पस. यस, हर क्वेश्चन का कोई पर्पस हो, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आपने डाल डाल देना. क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको रेलेवेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में आसानी हो. अच्छा, अब हमारे पास आगे आ गया कि जब आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो यू नीड टू कोलेट द डेटा. मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोलेट, आपने याद रखना है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात रहे. यहाँ एक वर्ड है कोलेट, अभी ये कोई कलेक्ट की को मिस स्पेल नहीं किया गया. कोलेट का मतलब होता है यहाँ पर वही टू एनालाइज, वही कि डेटा को इंटरप्रेट करना है एंड कन्वर्ट द रॉ डेटा इनटू सम मीनिंगफुल फॉर्म so that decisions can be made on such basis or it becomes useful for the business to take decisions. अच्छा, अब डेटा को कोलेट करने के लिए या उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज डिफरेंट टूल्स ऑफ मार्केट रिसर्च, और जिसमें आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, टेली चार्ट आ जाता है, बार चार्ट आ जाता है, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना आपने. यस सर. मैं जल्दी से, इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो जल्दी से मैं इसे पढ़ जरूर देता हूँ. क्या टेली चार्ट इज वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा विद टेली मार्क्स. Tally marks are frequencies, occurrences, or total numbers being measured for a specific category in a data set. Tally charts are used throughout the world and are used to collect data quickly and efficiently in its original form. Tally charts are simple to draw up and use, but it does not show trend of the data, and for larger volume of data tally chart is difficult, क्योंकि आपको एक एक, आपको पता है इस तरह से आपको लाइन लगानी पड़ती है, और जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस का मतलब होता है 5, तो उससे आपको काउंट करने में तो आसानी होती है. यानी कि हॉकी को में देखें तो 5+6, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन डायगोनल लाइन नजर आ रही है वो शो कर रही है 5, तो काउंट करना आसान है. लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा होगा तो इस तरह से मैनुअली करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम डेटा बहुत ज्यादा है. और इसमें कोई ट्रेंड शो नहीं होता. ट्रेंड मतलब ये कि आपका जो डेटा है वो ऊपर को जा रहा है कि नीचे को, यानी कि डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है, किसकी नीचे हो रही है, ट्रेंड के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता. तो इसके डिसएडवांटेज भी मैंने साथ ही लिख दिए. फिर लाइन ग्राफ है, तो उसमें a line graph plots data points along a number line. Line graphs can help show line graphs can help show changes in the data over time or demonstrate trends. It is extremely inconvenient in case of fraction or decimal numbers, क्योंकि इसमें एक तरफ आपने टाइम लिया होता है और एक तरफ आपने नंबर्स को यूज करते हैं. तो लेकिन इसमें अगर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कि उसको लोकेट करना आपके लिए आसान नहीं होगा. ग्राफ में भी एट टाइम्स आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कि जैसे आ रहा है कि 3.779, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. 735 तो आसान नहीं होगा आपका. लेकिन इसका फायदा ये है कि लाइन ग्राफ आसानी से ट्रेंड को शो करता है. अब ये क्या ट्रेंड शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये ट्रेंड हमें एक नजर आ रहा है, तो ट्रेंड नजर आ रहा है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉल कर रहा है, तो जो कि हमें ऊपर जो टैली चार्ट है उसमें ये नजर नहीं आता. इस लिहाज से
तो ये आपको ट्रेंड जरूर शो कर पाता है, ये एक फायदा इसका जरूर है, लेकिन नुकसान भी अपने साथ ही देख लिया। फिर उसके बाद आपका बार चार्ट्स है, तो आर वर्टिकल रेक्टेंगल्स दैट कंपेयर डेटा एट अ पॉइंट इन टाइम एंड असिस्ट द व्यूअर इन कंपेयरिंग लार्ज डेटा क्विकली। लार्ज डेटा किया है तो बार चार्ट्स के थ्रू आप आसानी से इसको बार चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज इजियर टू distinguish highest categories and lowest categories of the population using bar chart, but it does not demonstrate trends over time. इसमें भी बार चार्ट ट्रेंड्स नहीं दिखाता, लेकिन वो आसानी से बता देता है कि कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट है और कौन सी इनसिग्निफिकेंट, मतलब कौन सी ज्यादा वैल्यू को शो कर रही है, यानी कि एट अ ग्लांस आप देखकर बता सकते हो। जैसे कि ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कौन लोग जो है ना वो कहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो सिनेमा हमें नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा हमें वैल्यू दे रहा है, और सबसे लो वैल्यू इस तरह हम वो भी देख सकते हैं टू द एक्सट्रीम राइट। तो इसका मतलब है कि बार चार्ट आपको आसानी से बता सकता है कि कौन सी वैल्यू आपकी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और कौन सी सबसे कम सिग्निफिकेंट है। और लेट्स से कि अगर आपकी ये वैरायटी ऑफ कार्स हैं फॉर एग्जांपल ये सारी, तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है, अगर ये सेल्स का डेटा है, और सबसे कम बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो इसका मतलब है कि आपका फोकस ये होगा कि आपकी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है उसकी सेल्स को मेंटेन करें, और उस पर एक जो जो बजट आपने एलोकेट किया हुआ है फंड्स का वो मेंटेन करें। और जो सबसे कम बिक्री है यू कैन वर्क ऑन दैट कि क्यों कम बिक्री है, और वेदर टू डिसकंटिन्यू दैट या उसको हम मजीद फर्दर इंप्रूव करें ताकि उसकी सेल भी बढ़े। तो ये आसानी से आप इस तरह से अपनी जो फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये हमारे पास बार चार्ट आ गया। बार चार्ट में एक प्रॉपर्टी है वो ये कि इसमें बार चार्ट्स बन रहे हैं लेकिन वो विद गैप्स होते हैं, और वो डिवाइड करते हैं ईच कैटेगरी को दूसरे के साथ। अच्छा, जबकि अगर मैं बात करता हूँ अच्छा हिस्टोग्राम की, जो मैंने कहा पहले आपको वही दिखा दूं, ये हिस्टोग्राम और बार चार्ट में यही फर्क है कि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। तो मैं इसे पढ़ देता हूँ जल्दी से। हिस्टोग्राम इज अ डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दैट यूजेस रेक्टेंगल्स to show the frequency of data items in successive numerical intervals of equal size. अच्छा, अब इसमें हमें हिस्टोग्राम नजर आ रहे हैं और हिस्टोग्राम इकट्ठे हैं, और हमें इसमें हिस्टोग्राम इक्वल साइज के भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और it is plotted along the vertical axis. The data appears as colored or shaded rectangles of variable area. मतलब ये डिफरेंट कलर्स मैंने दिए हैं, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो कर रहे हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। The disadvantages are cannot read exact values because as data is grouped into categories and more difficult to compare two data sets. क्योंकि इसमें आपने अलग अलग से चूंकि नहीं बनाते, तो इसमें जब आपने कंपेयर करना हो किसी और डेटा सेट के साथ, जैसे कि आपने यही किसी और कंपेटिटर की इन्हीं प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है, तो वो दैट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि वो आपस में यहाँ पर मर्ज हुए में हिस्टोग्राम में कॉन्ट्रेरी टू जो आपका बार चार्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो दूसरा ये कि अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट। और पाई चार्ट में वो क्या है जी कि शोज पाई स्लाइसेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल, वही कि आप to show relative sizes of data. It makes it easier to identify highest or lowest proportion in the population. But in a pie chart, too many variables may make it difficult to read. यानी कि अगर अभी यहाँ पे सिर्फ 6 वेरिएबल मैंने लिए हुए हैं कि फेवरेट टाइप ऑफ मूवी कौन सी होती है, तो कॉमेडी, एक्शन, साइंस फिक्शन, ड्रामा एंड रोमांस नजर आ रहा है, और हम क्लियरली बता सकते हैं कि रोमांस लोग ज्यादा पसंद करते हैं और वो रेड कलर से शो किया हुआ है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर को देखना आसान है एरिया को। लेकिन अगर यही मैं 100 कर दूं मूवीज टाइप, तो फिर आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं, वो फिर ज्यादा मुश्किल है। और यही वो बता रहे हैं कि कम वेरिएबल्स हैं तो पाई चार्ट इज यूजफुल। और ये क्या बताता है कि आपकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको डिवाइड कर देता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सेगमेंट कर देता है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट्स, या इस केस में जो डिफरेंट कैटेगरीज मूवी की हैं उनकी बात हो रही है। तो ये भी, और पाई चार्ट ना बनाना भी आ जाता है, तो वो आपको आई गेस मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे बनाया जाता है। वैसे मैंने उसको यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग की हुई है, लेकिन पेपर में आया हुआ है कि पाई चार्ट आप खुद बनाएं। तो आपको आता है ना बनाना, मैथ्स में है ऑफ कोर्स। यस सर। और राइट, इसके मतलब मुझे आपको ये बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो हम आगे चले जाते हैं। वैसे तो मैं
यहाँ फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हम फुल सर्कल आपको पता है 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये मूवीज हम लेते हैं और मूवी लेट से 20 लोग देख रहे हैं तो 4 कॉमेडी देखते हैं 20 में से, तो आपने 4/20 इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल ली कॉमेडी की, कि कॉमेडी की जो परसेंटेज है, जो व्यूअरशिप है वो 20% है। इसी तरह एक्शन की, रोमांस की, ड्रामा की और साइंस फिक्शन की निकाल ली, और ये 100% बन गया। और फिर आपने क्या किया कि वो आपके पास जो 4/20 आ रहा है, या 20% की बात जो है ना, उसको 360 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें मिलता है क्या, 72। ये क्या है जी, ये 72 डिग्री आ गया। तो आप अपनी डी के साथ आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं कि 72 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है। यू कैन ड्रॉ अ लाइन देयर एज वेल। इसी तरह से एक्शन का, रोमांस का, ड्रामा, साइंस फिक्शन, तो जो भी आपका मेथड अगर आपने सीखा हुआ है जो, तो आप यू कैन यूज इट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर मैथ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो ऑन डेली बेसिस ये काम करते ही हैं। तो अच्छा आगे, और मैंने वैसे ये 72 एक थोड़ा सा मैंने बताया भी हुआ है कि 72 डिग्री इस तरह से आपने अपने डी को रखकर तो 72 डिग्री को मेजर कर सकते हैं, और वो एरिया, वो सेगमेंट आप आसानी से उसको हाईलाइट कर सकते हैं सेंटर से। और 72 डिग्री कहाँ पर आ रहा है वो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, और इस तरह से आपने फिर बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन?